नमस्ते दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र का अतिरिक्तांक जीएस पॉइंटर। इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित कुछ चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जीएस पॉइंटर में जो है आधुनिक भारत के इतिहास में आपको सबसे पहले यूरोपियन कंपनियों के आगमन से चैप्टर शुरू होता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले है वास्को डी गामा से रिलेटेड। वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था किस राजा ने? वो थे जमोरियन। और नेक्स्ट है आपका मैच करने के लिए, जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका, ऐसे तो ये पूछ सकता है कि ये लोग कहाँ के थे। जैसे वास्को डी गामा ने वो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, पुर्तगाल का प्रथम वायसराय अल्मीडा था, लेकिन अगर बोला जाए कि वास्तविक शक्ति का संस्थापक कौन था तो वो था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था, तो वो था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे पहले अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली ही थे जो भारत आए थे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ की गई थी? वह था हुगली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन क्या है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन भी जनरली एक दो बार आ चुका है कि पांडिचेरी में सबसे पहले किन्होंने अपनी शक्ति स्थापित की थी, तो वो थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। एक समय पुर्तगाली जो है वो भारतीय व्यापारियों से आपके टैक्स वसूलते थे। समझ रहे हो दोस्तों, तो ये पुर्तगाली शुरू में बहुत पावरफुल थे। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था? वो थे जॉब चार्नॉक। भारत में यूरोपियन शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन क्या है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में लगाया। देखिए, ये अगर दक्षिण भारत में पूछता है तो मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम कहते हैं, लेकिन अगर वो पूरे भारत में पूछता है तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे सूरत। सूरत में सबसे पहले उन्होंने कारखाना लगाया था। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये एक्चुअली कई सारे उसमें क्वेश्चन हैं तो उसको एक साथ दे दिया गया यहाँ पे। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? डच। संयुक्त पूंजी मतलब कि ये भारत के व्यापारियों के साथ मिल करके उन्होंने जो है स्टार्ट किया था इस चीज़ को। सही कथन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये बात सत्य है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप अपने से भी बता सकते हैं। राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। भारत की सेना जो है उनकी अपेक्षा कम अनुशासन था भारतीय सेना में। इस वजह से बहुत सारी थी, राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था, जिससे कि जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लगाया जा सकता था। मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन था? वो अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, वो था जहांगीर। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, वो था थॉमस बेस्ट। कौन था दोस्तों? थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। किन्होंने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। देखिए उसमें जब पुर्तगाली जो रानी थी उनकी शादी जो है, पुर्तगाली राजकुमारी थी, उनकी शादी जो है ब्रिटिश राजकुमार से हुआ, तो ब्रिटिश को पुर्तगालियों ने बम्बई गिफ्ट के रूप में दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड, इसे औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। जब औरंगजेब के समय में जब जो अंग्रेज थे वो बहुत उदंड हो गए थे, तो औरंगजेब ने उनके ऊपर अटैक करके उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। तो ये उसी समय की बात है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में तनातनी शुरू से थी, ठीक है, क्योंकि वो एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण ये था कि अंग्रेज ने क्या किया, कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को कैप्चर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, जिसके कारण उनके बीच में युद्ध हो गया। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। ये बहुत सिंपल है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि इसमें पहला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ? एक्स ला सैपल, ये चैपल दिया हुआ एक्चुअली एक्स ला सैपल की संधि से था वो। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णित था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दो एग्जाम में अभी रिसेंटली ये पूछा गया था कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, या इसको ऐसे पूछा था कि पेरिस की संधि किस कर्नाटक युद्ध के बाद खत्म हुआ बनी थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जब खत्म हुआ तो पेरिस की संधि के द्वारा ही इसको समाप्त माना गया। अब प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई थी, जिसमें कि हैदर अली ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन द्वितीय के समय में हैदर अली की मृत्यु होने के कारण उसमें संधि हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, वो था डुप्ले। देखिए सबसे पहले डुप्ले ने ही ये सिस्टम शुरू किया कि किस तरह से भारतीय राजाओं के झगड़ों के बीच में बातचीत करके उनके ऊपर अपना प्रभाव बनाया जाए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये जो बीपीएससी के क्वेश्चन में भी एक दो बार आ चुका है ये। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। किसे माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि डचों ने बंगाल में कहाँ पर स्थापित किया था अपना कारखाना? वो था चिंसुरा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, उसका क्या कारण था? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रांसीसियों के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि उनके राजाओं के द्वारा उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किया जा रहा था, जबकि भारत में अंग्रेज जो हैं अपने मनमाना ढंग से वो काम कर रहे थे और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन का भी सपोर्ट मिल रहा था, प्लस उनके अपने भी अधिकार क्षेत्र बहुत ज़्यादा थे। भारत में यूरोपियन शक्तियों के आगमन का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए अंग्रेज, उसके बाद आए फ्रांसीसी, यही उनका है। इसमें से डेन्स भी आए थे, लेकिन पुर्तगाली सबसे पहले आए और अंग्रेज, फ्रांसीसी ये लास्ट में आए थे। सही सुमेलन है पांडिचेरी का जो था वो किसका मेन सेंटर था? फ्रेंच लोगों का था। गोवा में पुर्तगाली लोग जमे हुए थे। टोकनबार में डेनिश या डेंस लोग जमे हुए थे। सद्रास में डच लोग जमे हुए थे। सद्रास मतलब मद्रास की बात कर रहा है। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन लोग आए थे?
तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले अगर पुर्तगाली आए थे तो सबसे आखिरी में व्यापारी के रूप में कौन लोग रहे, तो वो थे फ्रांसीसी। और लेकिन अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि कौन जो था वो सबसे आखिरी समय में भारत से गया, तो वो भी पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे आखिरी में भारत से गए कौन, पुर्तगाली ही। सन 1962 की बात है, उस समय पुर्तगाल जो है गोवा पे कब्जा था, उसके बाद गोवा से उन्हें हटाया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा कि व्यापारी के रूप में सबसे आखिरी में कौन आए, तो वो आपके हो जाएंगे फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे क्वेश्चन में जनरली आता है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वो था मुर्शिद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1757 को। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, क्लाइव एक सैनिक के पद से पहुंच करके सेनानायक के पद पर पहुंचा था और वो बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसको भारतीय राजाओं की कमियां पता थी, जिसके कारण क्लाइव जो है बहुत चतुराईपूर्ण ढंग से प्लासी का युद्ध हो, चाहे बक्सर का युद्ध हो, चाहे और दूसरे युद्ध हो, उसमें पूरी चतुराई दिखाते हुए उसने उनको जीत लिया। अल्बुकर्क रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले था लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, वह रॉबर्ट क्लाइव था। उसे चमत्कारी कहा जाता था। किस तरह से 1400 की सेना के साथ वो हरा दिया, किस तरह से उसने बक्सर के युद्ध में अपनी योग्यता दिखाई, ऐसे बहुत सारे युद्ध थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध का मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसे ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, वह था मीर कासिम। देखिए, मीर कासिम बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, वह था मीर कासिम। देखिए दोस्तों, मीर कासिम जो था वह मीर जाफर से ज़्यादा टैलेंटेड था। ठीक है, जब उसने देखा कि अंग्रेज किस तरह से मुर्शिदाबाद में पूरी तरह से उन्होंने प्रभुत्व बनाया हुआ है, भारतीय व्यापारियों को कोई रियायत नहीं दे रहे हैं, बल्कि सारा माल खुद लूट रहे हैं, सारा व्यापार में खुली लूट की छूट वो मचाए हुए हैं, तो ये देख करके उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर कर दिया और सारे के सारे कर जो हैं भारतीय व्यापारियों पर से हटा लिए। उसके ये कदम बहुत ही ज़्यादा राहतपूर्ण थे। बाद में इसका उसको नुकसान भी झेलना पड़ा, जो कि बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आया। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, वह था बक्सर का युद्ध। देखिए, जो पहला प्लासी का वार जो था 1757 में लड़ा गया, उसमें जो सिराजुद्दौला थे वो अकेले थे। ठीक है, सिराजुद्दौला उसमें अकेले थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब से लेकर के मुगल सम्राट जो थे वो भी मिले हुए थे इनसे, मीर कासिम से। लेकिन उन तीनों की संयुक्त सेनाओं को रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं ने हरा दिया। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने की थी, शाह आलम द्वितीय ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने दिया, शाह आलम द्वितीय ने। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, वह थे मुगल सम्राट। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे दिया गया, वह थे लॉर्ड क्लाइव। देखिए, इलाहाबाद की संधि जब हुई उसी समय शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को लॉर्ड क्लाइव को दे दिया था। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा बाद में भारत को झेलना पड़ा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की, 12 अगस्त 1765 में, मतलब इलाहाबाद की संधि के समय। देखिए, ध्यान रखिएगा, 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, ये जो था ये बक्सर के युद्ध के बाद वाली संधि थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया, मोहम्मद रजा खां को।
1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वो थी खासी जनजाति, जिन्होंने बाद में विद्रोह किया। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, अम्बेर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये सीक्वेंस में है। वांडीवास का युद्ध 1760 में था, बक्सर का युद्ध 1765 था। ऐसे ही करके ये लाइन से दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सही सुमेलित युग में बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, इसमें कि उसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के सम्राट भी उनका साथ दिए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था, 1760 की बात है ये। चिलियांवाला युद्ध, ये डलहौजी के विरुद्ध सिखों का युद्ध था। चिलियांवाला युद्ध एक बार क्वेश्चन ही 1-2 बार आ चुके हैं। ये किन के बीच में हुआ था? सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, इसमें डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठे के बीच में लड़ा गया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया मराठों द्वारा। किसने सबसे ज़्यादा विरोध किया? वह थे मराठे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब और मैसूर। देखिए, पंजाब और मैसूर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जिसमें अंग्रेज पूरे भारत में पैर पसार रहे थे उसमें पंजाब और मैसूर ही ऐसे थे जो कि मजबूती के साथ अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। जब तक राणा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह थे, तब तक अंग्रेज पंजाब पे कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने इस पर कब्जा किया। और उसी तरह से मैसूर की अगर बात की जाए तो हैदर अली और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, इन दोनों ने बहुत ही लंबे समय तक अंग्रेजों का विरोध किया। और हैदर अली तो इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने शुरुआत के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। देखिए, आइए बात करते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे शुक्र चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। ये भी पूछता है कभी कभी कि रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? वो थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किसे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। रणजीत सिंह का एक वक्तव्य है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रणजीत सिंह थोड़े एक आंख से उनकी गड़बड़ थी और थोड़े कुरूप भी थे, इसको लेकर के अक्सर वो कुछ बातें कहते रहते थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ये क्वेश्चन आ चुका है। दिलीप सिंह। दिलीप सिंह सिख राजा का अंतिम सिख राजा था सिखों का, और जब अंग्रेजों ने विलय कर लिया तो उनको उन्होंने पेंशन देके हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए। में से सही कथन क्या है? तो ये कई सारे कथन दिए हुए, कह रहा है कि कौन सा सही कथन है। तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। दिलीप सिंह को पेरिस भेज दिए चले गए थे वो, और वहीं पर उनका निधन 1893 में हुआ। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ग्रेविल मॉन्सेल। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 3 की परिषद के सदस्य कौन थे? लॉरेंस, देखिए हेनरी लॉरेंस अलग है, जॉन लॉरेंस अलग है, और ग्रेविल मॉन्सेल थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, सर आयरकुट। देखिए, हैदर अली कई मोर्चे पे अंग्रेजों को हराया, लेकिन उनको भी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन वह हार एक तरह से कोई निर्णायक हार नहीं थी, क्योंकि उसके बाद हैदर अली ने दूसरी जगह पे उनको फिर से हराया। आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, वह था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे के साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। इसी के साथ मैसूर को जो है
विलय कर लिया गया था। अब देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या रिजल्ट निकला। हैदर अली हैदर अली विजित हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रहा, जिसमें हैदर अली की मृत्यु होने के बाद फाइनली संधि करनी पड़ी थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुए और उनको अपना कुछ भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य ही उनकी मृत्यु, मतलब युद्ध लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई थी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया सरधना में। सही कथन है। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। उपरोक्त तीनों कथन एकदम सत्य है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। सही कथन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था। ये एकदम सत्य बात है। मीर जाफर ही वो गद्दार था जो कि युद्ध के समय अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल गया और जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। अगला है सही कथन में। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय की। जिन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समझौते की सारी चीज़ें सही हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने धीरे धीरे भारत में पैर फैलाना शुरू किया, जिसको और मजबूती से कॉर्नवालिस ने आगे बढ़ाया। और फाइनली जो है डलहौजी ने भारत के मैक्सिमम पार्ट को विजित किया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी आप लोग को याद होगा दोस्तों, ये विवियन डेरेजियो ने इसकी स्थापना की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट गवर्नमेंट माना गया था, रॉबर्ट क्लाइव का समय था वो। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1765 से लेकर के 73 तक के बीच में ये टाइम पीरियड माना जाता है। जब तक कि वॉरेन हेस्टिंग्स आ नहीं गया तब तक द्वैध शासन प्रणाली में बंगाल में भयंकर भ्रष्टाचार और लूट मचाई थी रॉबर्ट क्लाइव की सरकार ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? वह थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार का कि न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। देखिए ये था कॉर्नवालिस। एक्चुअली कॉर्नवालिस ने एक बेस दिया जिसके आधार पर आगे जाकर के वह भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, जिसके सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ बोस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि गाजीपुर में किस ब्रिटिश वायसराय, किस ब्रिटिश जनरल की कब्र है, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके हुए थे? अंग्रेज था बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ही सहायक संधि को स्वीकार करके मराठों को कमजोर करने का काम शुरू कर दिया था। अगर ये संगठित रहते तो भारत का इतिहास कुछ दूसरा रहता। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेल्जली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे हैदराबाद के निजाम। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने ही इसको एक्सेप्ट किया था। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेल्जली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब।
देखिए, राज्य पूछा जाए तो हैदराबाद कहा जाएगा, लेकिन शासक पूछ रहा है तो अवध का नाम। वैसे भी अवध के जो नवाब थे, इनको दुष्प्रचार करके इनके राज्य को जबरदस्ती हड़प लिया गया था, क्योंकि वहाँ का शासन व्यवस्था अच्छा नहीं है, ये बात कह के। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राजा तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की? इंदौर के होलकर। देखिए, मराठों में संगठन भले ही नहीं था, लेकिन मराठों में जो होलकर थे वो सबसे बाद में अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्वीकार किया, और जब तक ये रहे अंग्रेज इंदौर पर कब्जा नहीं कर पाए। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने का प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात वेल्जली ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत, देखिए सहायक संधि जब भी पूछेगा आप समझिए वेल्जली की ही बात कर रहा है, ठीक है। राज्य हड़प की बात करें तो समझ जाइए कि डलहौजी की बात कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। देखिए, सहायक संधि का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसके तहत अंग्रेजों को 2-3 नहीं, पूरी फायदे ही फायदे थे। इसके तहत आपका क्या था, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, सहायक संधि एक्चुअली में था क्या। इसके तहत ब्रिटिश अंग्रेज जो है वह अपनी सेना को उस राज्य में जा कर के रख देते थे, और उनका भरण पोषण पालन पोषण उसी राजा से करवाते थे, और उनको ये कहते थे कि वह सेना उनकी सुरक्षा के लिए है, जबकि ऐसा था नहीं। उसका धीरे धीरे वो प्रशासन में इंटरफेयर भी करने लगे, और वो राजा अपने को असहाय महसूस करते हुए फाइनली वह अंग्रेज उन राजाओं के ऊपर कब्जा कर लेते थे। अब इससे अंग्रेजों को कई फायदे हुए। अब ब्रिटिश सेना का जो खर्च था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं उठाना पड़ता था, वो उन राजाओं को उठाना पड़ता था। मतलब वो व्यापारी बन के भी लूटते थे, सैनिक बन के भी लूट रहे थे, हर तरह से लूट रहे थे भारत को। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी वो था लॉर्ड वेल्जली। इसलिए वेल्जली का इंपॉर्टेंस बहुत है। आंग्ल नेपाली जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है टीजीटी पीजीटी में, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेल्जली था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कॉर्नवालिस था। तो ये सारे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित किससे है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 1827। देखिए, थॉमस मुनरो का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने रैयतवारी एक भूमि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम दिया था, जिसमें कि किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूलने का सिस्टम था। देखिए, अब ये भी क्वेश्चन है कि कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, विलियम बेंटिक। देखिए, अगर ऐसे पूछे कि अवध के बारे में अगर बात कर रहा है तो वो दूसरा था, अवध में भी कुशासन के आधार पर किया था, लेकिन मैसूर का विलय विलियम बेंटिक ने जबरदस्ती कर लिया था। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम है उनका। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन का। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कब हुआ? कब नहीं हुआ, मतलब क्यों हुआ? कुप्रशासन के कारण। देखिए, मैसूर का अगर पूछता है कुप्रशासन के कारण तो आप विलियम बेंटिक बताएंगे, लेकिन अगर अवध का अंग्रेजी राज में विलय पूछता है कुशासन के आधार पे तो आप लॉर्ड डलहौजी ही बताएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में। सही सुमेलित है। 1856 में पंजाब का विलय हुआ। 1848 में सतारा का विलय हुआ। 56 में अवध का विलय हुआ। 1855 में करौली का विलय हुआ। और ये ध्यान रखिएगा, ये सब विलय डलहौजी के समय किए गए थे। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की वह था डलहौजी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम है। झांसी के बाद संबलपुर, संबलपुर के बाद सतारा के बाद संबलपुर, संबलपुर के बाद झांसी का विलय हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुई? किसके अंदर में? एलनबरो के समय में 1843 में। ये क्वेश्चन पूछता है, सिंध विलय से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। 1843 के समय में लॉर्ड एलनबरो ने सिंध पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिसमें प्रथम ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, डलहौजी। देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? डलहौजी के समय में। और कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? बम्बई टू थाने। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई थी। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये पहली रेल थी जिसे कि 1853 में बम्बई से थाने चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय हुआ था। डलहौजी के समय मैक्सिमम राज्यों पर कब्जा कर लिया गया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया कैनिंग के शासनकाल में। 1856 के बाद के ही समय की बात है जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। देखिए ये क्वेश्चन और आपको मैं बता दूं, 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। और जब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र सुनाया, मैंने घोषणा पत्र सुनाने के लिए कहा, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले राज्य की बात की, तो उसमें भी कैनिंग को ही प्रमुख बताया गया था। इसीलिए भारत का पहला वायसराय अगर पूछता है तो कैनिंग बोलते हैं। अगर गवर्नर पूछता है तो आप वॉरेन हेस्टिंग्स लगाएंगे, और गवर्नर जनरल पूछता है तो आप 1829 के में जो सती प्रथा ने बैन लगाया था, नाम क्या था उनका? विलियम बेंटिक, उनको बोलते हैं। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। गवर्नर पूछेगा वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल पूछता है तो विलियम बेंटिक, लेकिन अगर वायसराय पूछता है तो आप लॉर्ड कैनिंग बताएंगे। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी की गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। देखिए आपको याद होगा झांसी के केस में क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र को डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई। ऐसे ही बहुत सारे राज्य थे जहाँ पर ये सिस्टम लागू किया, तो महारानी विक्टोरिया ने इस चीज़ को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि गोद लेने का अधिकार जो है वह वैलिड है, इसलिए जो है फिर से लोग राजा महाराजा गोद ले सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड एलनबरो ने। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दास प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड एलनबरो ने। और टाइमिंग में मैं बता दूं 1843 था इसका, ठीक है दोस्तों, 1843 में उन्होंने इसको समाप्त किया था। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली बच्चों दोस्तों आप लोग को आता है अलग अलग एग्जाम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस किस लिए जाने जाते हैं? स्थायी बंदोबस्त के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली किस लिए जाने जाते हैं? सहायक संधि के लिए। डलहौजी किस लिए जाने जाते हैं? व्यक्तिगत सिद्धांत, इसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग किस लिए जाने जाते हैं? 57 के विद्रोह के लिए। हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। विलियम बेंटिक 17वां रेगुलेशन आया था और इसी के तहत इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और इसी समय इन्होंने सती प्रथा पर बैन भी लगाया। स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त आप समझ रहे हैं दोस्तों, भूमि व्यवस्था से संबंधित थी। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? ये क्वेश्चन आता है। 1818 में पेशवाई के सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इस तरह से, इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त हो गया और सिविल सेवा का आरंभ हो गया, ये सब क्वेश्चन आते हैं जनरली। निष्क्रियता का सिद्धांत, देखिए ये भी क्वेश्चन आता है। निष्क्रियता जो था, अंग्रेजों ने निष्क्रिय रहने की
सिस्टम को अपनाया था, भारतीय राज्यों के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करने का, तो उसमें जॉन शोर को माना जाता है निष्क्रियता के लिए। सिंध का विलय एलनबरो के समय हुआ था। अवध का विलय डलहौजी के समय हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेल्जली था। उसी तरह से अवध का विलीनीकरण, हाँ, अगर बात की जाए लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी अवध के विलीनीकरण में शामिल थे। लॉर्ड डफरिन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। और लॉर्ड लिटन की अगर बात करते हैं तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय में लॉर्ड लिटन ही थे, जो कि इसमें बुरी तरह अंग्रेजों की हार हुई। अब देखिए नेक्स्ट आता है वह गवर्नर जनरल चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ था, जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। देखिए जनगणना की अगर बात करें तो 1871 में सबसे पहले जनगणना हुई थी, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं थी। तो अगर ऑफिशियल जनगणना बोला जाए तो वह कब था दोस्तों? वह था 1881 में, लॉर्ड मेयो के काल में भारतीय जनगणना स्टार्ट हुई। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, वह थे लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वह था लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन। सबसे ज़्यादा यही भारत के वायसराय रहे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। देखिए लॉर्ड रिपन को भारत का एक तरह से बोलते हैं कि सबसे उदार, सबसे लिबरल वायसराय माना जाता है। इनके समय में बहुत सारे सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो स्थानीय स्वायत्त शासित का मतलब क्या था? इन्होंने स्वशासन का सिद्धांत दिया था कि भारत के लोग जो हैं भारत पर शासन कर सकते हैं। और इनकी उदारवादी नीतियों का ही परिणाम था। इससे भारतीयों को एक आइडिया ये लगा कि वह भी भारत पर शासन कर सकते हैं और भारत पर उनका ही शासन रहना चाहिए। जैसे इल्बर्ट विवाद। इल्बर्ट विवाद में क्या था? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से था। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इल्बर्ट विवाद के समय, जी आपको मैं टाइम बता रहा हूँ, 1882 की बात है ये। उस समय ये नियम बना कि अब मैंने रिपन ने ये नियम बनाया कि ऐसा नहीं है कि भारतीय न्यायाधीश जो है यूरोपीय लोगों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने नियम बनाया कि भारत के लोग, भारत के न्यायाधीश भी, मैंने भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों की सुनवाई कर सकते हैं, जिसको लेकर के यूरोप के लोगों ने यानी अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा विरोध शुरू कर दिया, जिसके कारण फाइनली जो है रिपन को हटा दिया गया था और इल्बर्ट विल विवाद वहीं से शुरू माना जाता है। बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने, स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने शुरू किया? लॉर्ड रिपन के समय में। बताने कि लॉर्ड रिपन के समय में बहुत सारा नया नया सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लाया गया, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों के कार्य करने की घंटों को सीमित किया गया। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अब देखिए, अब आते हैं इसमें फिर से। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन शुरू करने वाला, बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने वाला, 1835 में लॉर्ड मैकाले को यही भारत में इन्होंने शुरू किया था। चार्ल्स मेटकाफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया इन्होंने, इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे चार्ल्स मेटकाफ को। सती प्रथा का निषेध किया विलियम बेंटिक ने। स्वायत्त शासन लाया रिपन ने। बंगाल का विभाजन 1907 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और ये कब किया गया था? अरे किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई कर्जन के समय में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि इसी के बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज शुरू हुई और फाइनली 1921 और 22 में इसको कंप्लीट किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन, इनका सही कालक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले कर्जन आए इनमें, उसके बाद हार्डिंग आए, चेम्सफोर्ड आए, फिर इरविन आए, तो यही इनका सही क्रम है। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी कर्जन द्वारा। देखिए, बंगाल में उस समय हिंदू और मुसलमानों में बहुत संगठन था, ठीक है, वो दोनों ही आपस में पूरी तरह से संगठित माने जाते थे। तो अंग्रेज जो है हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं, तो मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम रहेंगे, हिंदू बहुल इलाके में हिंदू रहेंगे, तो दोनों के बीच में एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई। बाद में जाकर के ये और भयानक रूप में देखने को मिला हम लोग को। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, लॉर्ड मिंटो। भले ही इसको मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है, ये आपका आया था 1909 में, लेकिन ये बहुत ही विभत्स रूप में सामने आया जब पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई और यहीं से पाकिस्तान निर्माण की बात की जाने लगी कि पाकिस्तान जो है, उसके बाद आगे जा कर के जिन्ना और दूसरे पॉलिटिकल लीडरों ने इसको बंटवारा करने की बात शुरू कर दी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग। यहूदी वायसराय पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? लॉर्ड रीडिंग को कहेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स डलहौजी के समय था। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लिटन ने लगाया था। इल्बर्टविल विवाद रिपन के समय था। ठगी का दमन बेंटिक ने किया। रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स का, इसे हिंदी में घेरे की नीति भी कहते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित कब हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ये मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 1911। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली कर दी गई। चूक का सिद्धांत यानी हड़प की नीति, ये डलहौजी के समय था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? कर्जन के समय में। दोहरा शासन क्लाइव के समय में। सामाजिक सुधार बेंटिक के समय में। नेक्स्ट पे आते हैं, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल। तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की बात की जाए तो उसका गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस दूसरा अर्ल और पहला मार्किस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। उस तरह से बात की जाए तो भारत का गवर्नर जनरल अगर बात की जाए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, तो उस समय जो है जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस, मतलब ये एक तरह से आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इससे जनरली क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके ऊपर के जो चैप्टर थे वो इम्पोर्टेंट थे, इससे क्वेश्चन जनरली आपके आते हैं। जैसे कि हार्डिंग से रेट पूछता है कि कलकत्ता राजधानी दिल्ली से कब बनाई गई, कि कलकत्ता को कब दिल्ली बना दिया गया अपने राजधानी स्थानांतरण। तो दोस्तों ये आपका था जीएस पॉइंटर, वन लाइनर था ये, और ये इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है इसमें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह के राज्य स्तर का एग्ज़ाम दें चाहे किसी में। तो इसके आगे का वीडियो जो है दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। धन्यवाद।